वह मैं था। ये केवल 3 शब्द थे, फिर भी वे हॉल में कड़कती गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे और उपस्थित लोगों के कानों में बजते रहे। उनके दिमाग से सभी विचार हिल गए। यहां तक कि मंच पर मौजूद विक्रम भी दंग रह गया। वह पश्चिमी सीमा का युद्ध कठोर उप कमांडर था। उसने ब्लिथ किंग के साथ सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थी, फिर भी पंकज की दहाड़ ने उसे पूरी तरह से जमा दिया, जिससे वह एक पल के लिए प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गया। जब वह आखिरकार हिलने में सक्षम हुआ, तो उसने एक आदमी को हॉल में चलते हुए देखा। व्यक्ति ने काले भूत का मुखौटा पहना हुआ था और उसके शरीर से एक ठंडक निकल रही थी। ये ठंडक पूरे हॉल में व्याप्त होती लग रही थी, जिससे तापमान कुछ डिग्री कम हो गया। वह है। ये वही व्यक्ति है जिसने भूत का मुखौटा पहनकर बद्रीनाथ ज़ेवियर को मार डाला। मशहूर हस्तियों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उनके चेहरे सदमे और आतंक से पीले पड़ गए जैसे ही पंकज उनके पास से गुजरा। उन्हें केवल 15 दिन पहले हुई भयानक छवि याद थी, जब विलियम ज़ेवियर की बांह खींच ली गई थी और बद्रीनाथ ज़ेवियर का सिर काट दिया गया था। उसका सिर रहित शरीर उसके अपने खून के तालाब में गिर गया था। विक्रम का चेहरा गहरा हो गया। वह जानता था कि इस आदमी ने जो भूत का मुखौटा पहना था, उसने इसे उनके निगरानी फुटेज पर देखा था, जब इस आदमी ने उसके पिता की हत्या की थी। सिंघानिया का अवशेष। विक्रम ने पंकज को घूर कर देखा, जो अभी भी उसकी ओर आ रहा था। वह युद्ध कठोर उप कमांडर हो सकता था, जिसके खाते में 100 से अधिक लड़ाइयां थीं, लेकिन इस आदमी से जो रक्तपात महसूस हो रहा था, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसका उसने कभी अनुभव किया हो। पंकज का चेहरा मुखौटे से ढका हुआ था, उसकी खून से लाल आंखें ही एकमात्र चीज थी जो उजागर थी। अमित, जो पंकज का पीछा कर रहा था, उसने मंच पर लहूलुहान ईवा को देखा। उसकी उथली सांसें ही एकमात्र संकेत थी कि वह जीवित थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि इस हॉल में एक नरसंहार होने वाला है। उसने पंकज के अधीन इतने लंबे समय तक काम किया था कि वह जानता था कि उसका मिजाज कैसा था। केवल 2 चीजें थीं जिनकी पंकज को बहुत परवाह थी। वे साथी जो उसके साथ लड़े थे, और वह लड़की जिसने उसे उस आग से बचाया था, उसकी रक्षक जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से उसके दिमाग में थी। पंकज ने ईवा सिंह के लिए प्रमुख गौरव और सम्मान छोड़ दिया था। अगर वह उस सम्मान को रखता, तो भविष्य में वह 5 कमांडर्स का मुखिया बन सकता था। फिर भी विक्रम ने ईवा को इस तरह प्रताड़ित करने की हिम्मत की थी। ड्रैगन के लमेलस होते हैं। उन्हें छुओ और मृत्यु निश्चित है। ईवा पंकज का लमेला थी। विक्रम एक मरा हुआ आदमी था। अब कोई उसे नहीं बचा सकता था। भले ही ब्लिथ किंग उनके सामने खड़ा होता, अगर उसने पंकज को रोकने की कोशिश की होती तो उसे काट दिया जाता। बड़ा हॉल पूरी तरह से शांत था। पंकज और विक्रम की आंखें मिली। पंकज की नजर में विक्रम का युद्ध कठोर शरीर थोड़ा कांप उठा, और उसके माथे पर अकथनीय रूप से पसीना आ गया। पंकज ने अपने पीछे हाथ बढ़ाया और एक अविश्वसनीय रूप से पतले तार को बाहर निकाला। उसने तार को, जो चांदी की सुइयों से बना था, अपने हाथ में कस लिया और धीरे धीरे नीलामी मंच की ओर चला गया, जबकि भीड़ चुपचाप देख रही थी। धर धर धर, उसके चौड़े चमड़े के जूते की आवाज हॉल में तालबद्ध रूप से गूंज रही थी। उसके हर कदम से दर्शकों को चौंका रही थी। उसके कदमों की आवाज भारी होती गई, अंत में भूकंप की तरह हो गई, यहां तक कि मेज और कुर्सियों को भी हिलाने में कामयाब रही। द ब्लैक। पंकज के हाथ में चांदी की सुई का तार देखकर विक्रम का चेहरा डर से विकृत हो गया। इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जो लड़ाई के लिए चांदी की सुई के तारों का उपयोग करने में सक्षम था। केवल एक। स्विश। पंकज की कलाई के एक झटके से तार तुरंत विभाजित हो गया। चांदी की सुइयां विक्रम की ओर विस्फोटित हुई, ठीक उसकी भौहों के बीच घुस गईं। फिर वे वापस पंकज की ओर उड़ गईं, एक बार फिर से एक पतला तार बनाने के लिए अभिसरित हो गईं, जो अब खून से लाल रंग का था। विक्रम अपने आखिरी शब्दों को पूरी तरह से बाहर निकाले बिना ही मर गया। उसकी मृत्यु में उसने जो एकमात्र चीज महसूस की, वह थी गहरा पछतावा। उसने निगरानी फुटेज में एक तार देखा था, लेकिन यह इतना दूर था कि वह पहचान नहीं पाया कि वह क्या था। अगर वह जानता होता, तो वह ईवा सिंह के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कभी नहीं करता, भले ही उसे दुनिया का सारा साहस दे दिया जाता। ये ब्लैक ड्रैगन था। सदर्न प्लेन्स का महान ब्लैक ड्रैगन, 5 कमांडर्स में से एक, अपने श्रेष्ठ के बराबर। फिर भी वह जानता था कि भले ही वे एक ही रैंक के थे, 10 ब्लिथ किंग भी एक ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ नहीं जीतेंगे।
विक्रम धीरे धीरे गिर गया क्योंकि भयभीत भीड़ देखती रही, दर्द में चिल्लाने में भी असमर्थ थी। ईवा मंच पर पड़ी थी। अपने भ्रम में उसने भूत का मुखौटा पहने व्यक्ति को देखा। मुखौटे का मालिक उसके पास आया। उसने अपनी धुंधली दृष्टि को साफ करने की कोशिश की ताकि वह मुखौटे को याद कर सके, लेकिन उसने बहुत अधिक खून खो दिया था। बेहोशी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया क्योंकि उसका दिमाग कोहरे में डूब गया। बेहोशी से ठीक पहले उसने मजबूत बाहों की एक जोड़ी को उसे उठाते हुए महसूस किया। पश्चिमी सेना के एक भी सदस्य को जिंदा मत छोड़ना। जहां तक जेवियर्स की बात है, उन्हें मत छूना। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि सच्चा निराशा क्या है, क्योंकि वे इसी तरह मरने वाले हैं। पंकज की आवाज स्पष्ट रूप से पूरे हॉल में गूंज उठी जब वह ईवा के साथ बाहर चला गया। पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक अपने मृत उप कमांडर को देखकर दंग रह गए। मंच के चारों ओर खड़े होकर डर से कांप रहे थे। अपना आदेश प्राप्त होने पर अमित उनकी ओर बढ़ा। उसकी विंडब्रेका खुली उड़ रही थी जब उसने उनमें हाथ डाला, अपने फेंकने वाले चाकू निकाले। स्विश स्विश, चाकू अपने लक्ष्यों की ओर उड़े और पश्चिमी सीमा के 2 सैनिक गिर गए। उनके नीचे खून का एक तालाब बन गया। अमित मंच के पीछे गया, लेकिन लड़ाई लगभग तुरंत खत्म हो गई। हर पश्चिमी सीमा का सैनिक प्रतिक्रिया शुरू करने से पहले ही जमीन पर गिर गया। बड़ा स्थान एक बार फिर शांत हो गया। दिल्ली की मशहूर हस्तियां अब जमीन पर दुबक गई थीं। उन्होंने अपने सिर अपनी बाहों में दबा लिए थे क्योंकि वे जितना हो सके उतना स्थिर रहे। 10 मिनट बीत गए इससे पहले कि कुछ अधिक साहसी उपस्थित लोग वापस खड़े हुए। एक चौंकाने वाली सांस ली क्योंकि उन्होंने विक्रम और अन्य पश्चिमी सीमा के सैनिकों के शवों को उनके अपने खून के तालाबों में पड़ा देखा। जहां तक अन्य जेवियर्स की बात है, वे अपने डर से इतने हिल गए थे कि बोल भी नहीं पाए। उस क्षण वे आतंक से अभिभूत थे। उन्हें याद आया कि उस आदमी ने कैसे कहा था कि वह उन्हें सच्चा निराशा दिखाने वाला है, कि वे इसी तरह मरने वाले हैं। किसी ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और पुलिस को बुलाया। जल्द ही कुछ पुलिस आ गई। उन्हें अपहरण किए गए सिंह परिवार के लोग मिले और उन्हें रिहा कर दिया। फिर परिधि को सुरक्षित कर लिया और पूछताछ और बयान लेना शुरू कर दिया। दिल्ली दवाइयों की राजधानी थी, जो दुनिया की 80% दवाइयों का योगदान करती थी। यहाँ अरबों की फार्मास्यूटिकल कंपनियां थीं, साथ ही हजारों छोटी या बड़ी औषधीय प्रसंस्करण फैक्ट्रियां भी थीं। फार्मेसियां हर जगह थीं, चाहे बड़ी सड़कों पर हो या छोटी गलियों में छिपी हो। नवग्रह मार्ग 9 ड्रैगन स्ट्रीट दिल्ली के केंद्र में एक अस्त व्यस्त जटिल गली थी जहां बदमाश इकट्ठा होते थे। यहाँ प्राचीन वस्तुओं की दुकानें, बार, पब और मसाज पार्लर थे। गली के एक सिरे पर एक क्लिनिक खड़ा था। सामान्य क्लिनिक, कॉमन क्लिनिक। अमित को यहाँ शरण मिली थी। चूंकि पंकज एक डॉक्टर था, अमित ने सालों से उससे कुछ चीजें सीखी थी। वह फ्लू, जुकाम और मामूली चोटों के इलाज में निपुण था। सामान्य क्लिनिक में मिनी ऑपरेटिंग टेबल पर पंकज ने ईवा को देखा, जिसके चेहरे से खून बह रहा था। उसके घुटने छिल गए थे और उसके मांस में मलबे के टुकड़े धंस गए थे। उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। चूंकि उसने बहुत सारा खून खो दिया था और थक चुकी थी, वह बेहोश हो गई थी। पंकज की आंखों में एक भयानक खालीपन का भाव था। ईवा के चेहरे को सहलाते हुए उसकी कठोर अभिव्यक्ति टूटी, जिसमें शर्म की एक झलक दिखी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर टपकने लगे। उसने ईवा को फिर कभी चोट न लगने देने का वादा किया था। वह विफल रहा था। वह ईवा का इतना ऋणी था कि वह इस जीवन काल में कभी चुका नहीं पाएगा। अगर वह बस थोड़ा देर से आता तो क्या परिणाम होते, इसके बारे में सोचने से उसने इनकार कर दिया। विक्रम को मारने से भी उसका गुस्सा और नफरत कम नहीं हुई। वह जेवियर्स को इससे भी बदतर तरीकों से भुगतान करवाएगा जो उन्होंने ईवा के साथ किया था। उसने एक दवा किट पकड़ी और ईवा के चेहरे के घावों को ध्यान से साफ करना शुरू कर दिया। जनरल विक्रम, वो मैं नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया। कृपया मुझे जाने दें। पंकज ने गलती से उसके घाव को छू लिया, जिससे ईवा चिल्ला उठी। वह थोड़ी कांपते हुए भ्रूण की मुद्रा में सिकुड़ गई। पंकज को ऐसा लगा जैसे उसे छुरा घोंपा गया हो। वह गला रुंध गया, लगभग फिर से रो पड़ा। तेजी से एक सिरिंज उठाते हुए उसने ईवा को इंजेक्शन दिया। यह उसे शांत रखेगा और उसके घावों को सुन्न कर देगा, जिससे उसका दर्द कम हो जाएगा। ईवा आखिरकार शांत हो गई। पंकज ने उसके घावों को ध्यान से साफ किया, कुछ दवा लगाई और पट्टियां बांध दी।
अमित वापस आ गया था, लेकिन वह किनारे खड़ा था, ये जानते हुए कि पंकज को परेशान न करना ही बेहतर है। पंकज ने ईवा के चेहरे और पैरों पर घावों पर ड्रेसिंग की और फिर उसे क्लिनिक के पीछे के छोटे से घर में ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और एक कंबल से ढक दिया, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटा। अमित भी प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा, हिल नहीं रहा था। पूरा दिल्ली सदमे में था। अपने साम्राज्य के पुनर्निर्माण के प्रयास में जेवियर्स ने एक जाल बिछाया था। उन्होंने आसमान छूती कीमतों पर सस्ती वस्तुओं की नीलामी की, जिससे एक पर्याप्त राशि जुटाने में कामयाबी मिली। विक्रम जेवियर ने सिंह परिवार का भी पीछा किया। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि भूत का मुखौटा पहने व्यक्ति, बद्रीनाथ जेवियर का हत्यारा, एक और उपस्थिति दर्ज कराएगा और घटनास्थल पर विक्रम को मार डालेगा। पुलिस ने एक जांच शुरू की थी, लेकिन चूंकि विक्रम जेवियर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए अन्य संबंधित अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। उसके बाद किसी के पास कोई और अपडेट नहीं था। रात चुपचाप खिसक गई। सूरज उगाया, दुनिया पर तेजी से चमक रहा था। नागरिक जागे, तैयार हुए और एक नए दिन की शुरुआत की। सुबह सेलेस्टियल इमारत में चेयरमैन का कार्यालय। मिस्टर वर्मा, पिछली रात कुछ बड़ा हुआ। संजीव के बगल में एक खूबसूरत, सेक्सी महिला खड़ी थी, जो उसे बता रही थी कि कल जेवियर्स की नीलामी में क्या हुआ। विक्रम जेवियर ने ईवा और उसके परिवार का अपहरण कर लिया। यह सुनकर संजीव हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या विक्रम अंत में मर गया? हाँ सर, समाचार स्रोतों के अनुसार विक्रम सेलेस्टियल के पीछे आने से पहले सिंह परिवार को खत्म करने जा रहा था। इससे पहले कि वह ईवा सिंह को कुछ भी कर पाता, भूत के मुखौटे में एक आदमी दिखाई दिया। वह बद्रीनाथ जेवियर का हत्यारा है और उसने विक्रम को भी मार डाला। संजीव ने हाथ हिलाया। बस करो। उसकी सचिव चली गई। संजीव उदास रूप से मुस्कुराया, खुद से बुदबुदाते हुए, ईवा को छूना मौत को दावत देने जैसा है। पश्चिमी सीमा के उप कमांडर का क्या अच्छा? पश्चिम के ब्लिथ किंग को भी ब्लैक ड्रैगन के सामने झुकना पड़ता है। संजीव ने वैसे भी जेवियर्स या सिंह परिवार की कभी ज्यादा परवाह नहीं की थी। सामान्य क्लिनिक में एक अच्छी रात की नींद के बाद ईवा जागी। जब उसे होश आया तो एक जोड़ी मजबूत हाथ उसके हाथों को पकड़े हुए थे। उसने खुद को शक्तिहीन और ढीला महसूस किया। वह उठना चाहती थी, लेकिन उसका चेहरा जल रहा था। वह चिल्लाए। पंकज ने ईवा के हाथों को कसकर पकड़ रखा था और बिस्तर के किनारे सो गया था। ईवा के चिल्लाने से वह जाग गया। चिंतित होकर उसने कहा, प्रिय, तुम जाग गई? एक परिचित आवाज सुनकर ईवा ने कमजोर ढंग से पूछा, पंकज, मैं कहाँ हूँ? पंकज ने जवाब दिया, तुम सामान्य क्लिनिक में हो। यह एक दोस्त का है। कल तुम्हारे परिवार पर परेशानी आई थी। सबका अपहरण कर लिया गया था। मैं भाग्यशाली था कि पकड़ में आने से बच गया। चुपचाप उनका पीछा करते हुए दिल्ली होटल तक गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने तुम्हें बाहर सड़क पर पड़ा देखा, इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आया। पंकज नहीं चाहता था कि ईवा उसकी असली पहचान जाने। ईवा बस एक सामान्य व्यक्ति थी। अगर उसे पता चलता तो वह बहुत प्रभावित होती। वह बस यही चाहता था कि ईवा चिंता मुक्त जीवन जिए। पंकज खुद को दोष देते हुए, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। ईवा को पिछली रात जो हुआ वह याद आया। उसे गलत महसूस हुआ। वह रो पड़ी। क्यों? मैं ही क्यों? पिछली रात जब उसे प्रताड़ित किया जा रहा था तो उसने पूरी तरह से निराशा महसूस की। विक्रम जेवियर के चेहरे को देखते हुए उसने निराशा और लाचारी महसूस की थी। उसने प्रार्थना की और उससे विनती की कि वह उसे जाने दे, लेकिन उसने केवल धीरे धीरे उसका चेहरा काटा। वह टूट गई और ईमानदारी से रोने लगी। पंकज ने उसके हाथों को कसकर दबाया और कहा, मुझे माफ करना। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। वह माफी मांगता रहा। उसने उसे निराश किया था। अगर वह उसके लिए नहीं होता तो ईवा इस स्थिति में नहीं होती। ईवा रोते रोते थक गई, या शायद वह थक गई थी। उसकी सिसकियां शांत होती गईं और वह आखिरकार सो गई। तभी पंकज ने उसे जाने दिया और बाहर चला गया। पंकज। अमित, जो पूरी रात पहरा दे रहा था, एक सिगरेट निकाली और उसे देते हुए कहा, दिल्ली होटल में सभी पश्चिमी सीमा के सैनिकों को आपके निर्देशों के अनुसार निपटा दिया गया है। मैंने जेवियर्स को अछूता छोड़ दिया है। मैंने जांच की है और नीलामी में क्लिफसाइड एज पर चांदनी फूल पेंटिंग नकली है। मैंने शालिनी जेवियर से भी पूछताछ की है।
असली पेंटिंग 10 साल पहले जेवियर्स के यहाँ से गायब हो गई थी। जहां तक ये कहाँ है, शालिनी नहीं जानती। केवल विक्रम जानता था, लेकिन वह अब मर चुका है। पंकज ने सिगरेट जलाई। क्लिफसाइड एज पर चांदनी फूल सिंघानिया परिवार की विरासत थी। दादाजी ने इसे अपनी जान से ज्यादा महत्व दिया था। चाहे वह कहीं भी हो, पंकज को इसे वापस लाना ही था। हालांकि अभी उसके पास समय नहीं था। ईवा अभी अभी एक बड़ी परीक्षा से गुजरी थी। अब उसे उसके साथ रहना था और अपनी गलतियों की भरपाई करनी थी। अमित रुक गया और फिर बोला, कुछ और भी है। उत्तरी दिल्ली, दिल्ली, दक्षिण चाइना, ओशन सिटी और तटीय हेवन के सैन्य क्षेत्र एक में विलय हो रहे हैं। पश्चिम के ब्लित्सक्रिग को पश्चिमी सीमा से दूर 5 सेनाओं के कमांडर इन चीफ की भूमिका संभालने के लिए नियुक्त किया गया है, जो आज से प्रभावी है। यह आज सुबह दस्तावेजित किया गया था। पंकज को कोई परवाह नहीं थी। धीरे से उसने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पंकज, आपकी जीत के आधार पर यह भूमिका आपकी है। ब्लित्सक्रिग का इससे क्या लेना देना है? अमित को लगा कि यह बहुत अनुचित था। पंकज ने केवल हाथ हिलाया और कहा, बस करो। इसे भूल जाओ। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है।